स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंतर्गत रिट ऑफ मैंडेमस पर डिस्कशन करेंगे और इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि रिट ऑफ मैंडेमस क्या है, इसको किन ग्राउंड्स पे इशू किया जाता है, अर्थात इसको इशू कब किया जाता है, कौन से व्यक्ति रिट ऑफ मैंडेमस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किनके अगेंस्ट रिट ऑफ मैंडेमस इशू की जाती है और किनके अगेंस्ट रिट ऑफ मैंडेमस इशू नहीं की जा सकती। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पेपर है उसमें ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। 2016 में इस पे एक फुल क्वेश्चन पूछा गया था और ये पूछा गया था, डिस्कस द रिट ऑफ मैंडेमस इन डिटेल। रिट ऑफ मैंडेमस पर, परमादेश की रिट पर विस्तार से चर्चा कीजिए। इसके अलावा भी इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जैसे रिट ऑफ मैंडेमस इशू किए जाने के लिए जो कंडीशंस हैं, जो ग्राउंड्स हैं, उनको 2013 और 2014 में पूछा गया था। इसके अलावा अगेंस्ट हुम रिट ऑफ मैंडेमस डज नॉट लाई, अर्थात किनके विरुद्ध रिट ऑफ मैंडेमस लाई नहीं करती, किनके विरुद्ध रिट ऑफ मैंडेमस इशू नहीं की जा सकती है, इसको 2013 में पूछा गया था। और रिट ऑफ मैंडेमस की मीनिंग पूछी गई थी 2014 में। तो आइए इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी मीनिंग पर चर्चा करेंगे। तो ए रिट ऑफ मैंडेमस इज एन ऑर्डर इश्यूड बाय ए कोर्ट टू पब्लिक अथॉरिटी आस्किंग इट टू परफॉर्म ए पब्लिक ड्यूटी इम्पोज्ड अपॉन इट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय एनी अदर लॉ। रिट ऑफ मैंडेमस या परमादेश की रिट जो है वो कोर्ट द्वारा इशू की जाती है और ये स्पेशली सुपीरियर कोर्ट्स द्वारा इशू की जाती है। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स द्वारा इशू की जाती है। टू पब्लिक अथॉरिटी, किसी लोक प्राधिकारी को, आस्किंग इट टू परफॉर्म ए पब्लिक ड्यूटी, इसको अपनी किसी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए इशू की जाती है। ये पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, निगेटिव वे में भी हो सकती है। मतलब अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी की कुछ परफॉर्म करने की ड्यूटी है, वो नहीं परफॉर्म करता है, तो उसको उस एक्ट को परफॉर्म करने के लिए, और अगर ऐसी कोई ड्यूटी जो उसकी ड्यूटी नहीं है उसको परफॉर्म करता है, तो उसको रोकने के लिए भी ये रिट ऑफ मैंडेमस इशू की जाती है। इम्पोज अपॉन इट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय एनी अदर लॉ, और वो पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर जो ड्यूटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इम्पोज की गई होनी चाहिए या किसी अदर लॉ द्वारा इम्पोज की गई होनी चाहिए। तो इस प्रकार रिट ऑफ मैंडेमस किसी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट इशू की जाती है, सुपीरियर कोर्ट्स द्वारा इशू की जाती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा इशू की जाती है, और ये उस पब्लिक अथॉरिटी को उसकी कोई स्टैट्यूटरी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए इशू की जाती है। तो परमादेश की रिट या रिट ऑफ मैंडेमस के माध्यम से किसी पब्लिक अथॉरिटी को किसी ऐसे फंक्शन को परफॉर्म करने का आदेश दिया जाता है जिसको करना उसकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, जिसको करने के लिए वो बाय लॉ बाउंड है। आइए अब देखते हैं कंडीशंस क्या हैं, किन किन कंडीशंस में रिट ऑफ मैंडेमस इशू की जाती है या रिट ऑफ मैंडेमस के लिए अप्लाई करने के लिए ग्राउंड्स क्या क्या होने चाहिए। फर्स्ट ग्राउंड है द पिटिशनर मस्ट हैव ए लीगल राइट। वो व्यक्ति जो रिट ऑफ मैंडेमस के लिए कोर्ट जाता है उसका लीगल राइट होना चाहिए, वो ऐसा राइट होना चाहिए विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड जुडिशियली इन्फोर्सेबल राइट, जो विधि द्वारा संरक्षित हो और जो जुडिशियली इन्फोर्सेबल हो, जिसको न्यायपालिका के माध्यम से प्रवर्तित कराया जा सकता हो। तो जो व्यक्ति मैंडेमस की रिट सीक करता है उसका कोई लीगल राइट होना चाहिए, तभी वो कर सकता है। दूसरा इंपरेटिव लीगल ड्यूटी, और ये जो लीगल राइट है वो किसी पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर होना चाहिए और उस पब्लिक अथॉरिटी जिसके अगेंस्ट ये रिट ऑफ मैंडेमस सीक की गई है उसकी लीगल ड्यूटी होनी चाहिए। बाय लॉ वो किसी एक्ट को करने के लिए बाउंड हो, और ये ड्यूटी जो है वो इंपरेटिव नेचर की होनी चाहिए। इंपरेटिव नेचर की होने का मतलब कि वो अथॉरिटी उसको करने के लिए बाउंड हो, ना कि ये उसकी डिस्क्रिशनरी ड्यूटी हो जिसको वो करने के लिए ना करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन डिस्क्रिशनरी ड्यूटी के भी मामले में रिट ऑफ मैंडेमस तब इशू की जा सकती है जबकि जो डिस्क्रिशन है उसको साउंड वे में ना अप्लाई किया जाए, मैलिशियसली अप्लाई किया जाए, या ऐसे ग्राउंड पर, एक्सट्रेनियस ग्राउंड पे इशू किया जाए, अप्लाई किया जाए। तो अगर डिस्क्रिशन का मिसयूज होता है तब भी रिट ऑफ मैंडेमस इशू की जा सकती है। अदरवाइज सामान्यतः रिट ऑफ मैंडेमस उन्हीं
कार्यों को करने के लिए इशू की जाती है, जिनको करने के लिए वो पब्लिक अथॉरिटी बाउंड है। तीसरा स्टैट्यूटरी ड्यूटी, ये ड्यूटी जो होनी चाहिए वो स्टैट्यूटरी ड्यूटी होनी चाहिए, अर्थात वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इम्पोज की गई हो या किसी अदर लॉ द्वारा इम्पोज की गई हो, किसी कॉन्ट्रैक्चुअल या किसी अदर ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करने के लिए किसी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट मैंडमस की रिट नहीं इश्यू की जा सकती है। तो जो ड्यूटी है जिसको इन्फोर्स कराने के लिए रिट इशू की जा रही वो स्टैट्यूटरी ड्यूटी होनी चाहिए। ड्यूटी मस्ट बी ऑफ पब्लिक नेचर, वो ड्यूटी जिसको परफॉर्म कराने के लिए रिट इश्यू करवाई जा रही है वो ड्यूटी पब्लिक नेचर की ड्यूटी होनी चाहिए। फिफ्थ है डिमांड एंड रिफ्यूज़ल, और इसके लिए ज़रूरी है कि वो व्यक्ति जिसका राइट बनता है किसी लीगल ड्यूटी को इन्फोर्स कराने का, उसने उस पब्लिक अथॉरिटी से डिमांड की हो उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, और उस पब्लिक अथॉरिटी ने उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रिफ्यूज़ किया हो। पांचवा ग्राउंड है गुड फेथ, ये जो ड्यूटी, ये जो रिट ऑफ मैंडमस सीक की गई है ये गुड फेथ में सीक की गई होनी चाहिए, अर्थात जैसा जनरल क्लासेस एक्ट कहता है गुड फेथ मीन्स एन एक्ट विच इज़ डन ऑनेस्टली। तो ये जो गुड फेथ का मतलब है कि ये वास्तव में कोई ग्रीवांस होना चाहिए, किसी एक्सट्रेनियस ग्राउंड पर या अब किसी अथॉरिटी को हैरास करने के लिए इस रिट की मांग नहीं की गई होनी चाहिए। और लास्ट है नो अल्टरनेटिव रेमेडी, और वो व्यक्ति जिसने इस रिट की मांग की है उसके पास कोई अदर अल्टरनेटिव रेमेडी नहीं होनी चाहिए। अगर अदर अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है तो कोर्ट मैंडमस की रिट इश्यू करने से रिफ्यूज़ कर सकती है। आइए अब देखते हैं हु में अप्लाई। तो ए पर्सन हुज राइट हैज़ बीन इन्फ्रिंज, रिट ऑफ मैंडमस के लिए अप्लाई वो कर सकता है जिसके लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, जो व्यथित व्यक्ति है जिसका राइट बनता था और उस पब्लिक अथॉरिटी ने नहीं परफॉर्म किया, वही व्यक्ति कोर्ट जा सकता है इस रिट की मांग करने के लिए। एंड सच राइट मस्ट बी सब्सिस्टिंग ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग द पिटीशन, और ये राइट जिस डेट पे पिटीशन फाइल की जाती है उस डेट पर अस्तित्व में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है अगेंस्ट हुम मैंडमस लाई, मतलब किनके विरुद्ध मैंडमस की मांग की जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मैंडमस की रिट जो है वो पब्लिक अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट इशू की जाती है। तो इस प्रकार से ये गवर्नमेंट और इसके ऑफिसर्स के अगेंस्ट, लोकल अथॉरिटी के अगेंस्ट जिसमें नगर पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, विलेज पंचायत सेक्टर आती हैं, स्टेट ओन्ड और कंट्रोल्ड कॉरपोरेशंस के अगेंस्ट इशू की जा सकती है, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन अथॉरिटीज़ और उन सभी अदर अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट इशू की जा सकती है जो आर्टिकल 12 के अंतर्गत स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं। इन सभी के अगेंस्ट रिट ऑफ मैंडमस इश्यू की जा सकती है। नेक्स्ट है अगेंस्ट हुम मैंडमस डज नॉट लाई, वे प्राधिकारी जिनके अगेंस्ट मैंडमस की रिट नहीं लाई करती है। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको 2013 में पूछा जा चुका है। तो रिट ऑफ मैंडमस डज नॉट लाई अगेंस्ट प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, राष्ट्रपति या राज्यपाल को उनके किसी कार्यों को परफॉर्म करने के लिए रिट ऑफ मैंडमस इशू नहीं की जा सकती है, या उन्होंने अगर अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई फंक्शन परफॉर्म किया है तो उस मामले में भी रिट ऑफ मैंडमस इशू नहीं की जा सकती है। और इसके साथ ही साथ it can't be issued against legislature to prevent them enacting a law alleged to be violative of fundamental rights, ये लेजिस्लेचर्स के अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती है उनको किसी लॉ को इनेक्ट करने से रोकने के लिए। अर्थात लेजिस्लेचर के अगेंस्ट मैंडमस की रिट इस ग्राउंड पर नहीं इशू की जा सकती है कि वो कोई ऐसा लॉ ले डाउन करने जा रही है जो कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेटिव है। लेजिस्लेचर लॉ ले डाउन करेगी, अगर वो फंडामेंटल राइट का वायलेटिव है तो कोर्ट के पास उसकी जुडिशियल रिव्यू करने की और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की पावर है। और ये पावर तब एक्सरसाइज की जाएगी जब वो लॉ इनैक्ट हो जाएगा, जब बिल इनैक्ट हो जाएगा तब। लेकिन जब वो लेजिस्लेचर के पास पेंडिंग है उस समय उसको पास करने से रोकने के लिए कोई मैंडमस की रिट इशू नहीं की जा सकती है। और साथ ही साथ रिट ऑफ मैंडमस कांट बी इश्यूड अगेंस्ट एन इंफीरियर ऑफिसर हु इज बाउंड टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ हिज सुपीरियर।
रिट ऑफ मैंडेमस किसी ऐसे इंफीरियर ऑफिसर के अगेंस्ट नहीं इशू की जा सकती है जो कि अपने सुपीरियर ऑफिसर के आर्डर्स को फॉलो करने के लिए बाउंड है। अगर कोई अधीनस्थ अधिकारी है जो अपने उच्च अधिकारी के आदेश को मानने के लिए बाध्य है तो उस अधिकारी के विरुद्ध भी रिट ऑफ मैंडेमस लाई नहीं करेगी, उसके अगेंस्ट मैंडेमस की रिट नहीं इशू की जा सकती है। तो रिट ऑफ मैंडेमस पर ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।